एक साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने दिल्ली में 10वें विधानसभा के लिए चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। 7 फरवरी को वोटिंग और 10 फरवरी को मतगणना। इस तमाम उठापटक के बीच एक बात तो तय थी कि दिल्ली को एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होना था। दिल्ली का अतीत ताकत और हुकूमत के नशे में चूर रहा है। यूं तो दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन सत्ता के सिंहासन को इंसानी खून से धोया जाता रहा है। इस हकीकत को करीब से महसूस करने वाले शहर का नाम है दिल्ली। अतीत से निकलकर वर्तमान में दिल्ली को देखा जाए तो सत्ता के सिंहासन का एक अलग अतीत है। दिल्ली पिछले एक साल से अकेली थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली चुनावी रंग में रंग गई। चुनाव आयोग ने ऐलान किया दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होंगे और मतगणना 10 फरवरी को होगी। 2013 में दिल्ली में हुए चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस के सहयोग से अरविंद केजरीवाल ने राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि 49 दिन के बाद ही केजरीवाल ने फरवरी 2014 में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। सरकार बनाने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाने पर उपराज्यपाल ने 4 नवंबर को दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में सियासत अचानक से तेज हो गई। तीनों महत्वपूर्ण पार्टियां बीजेपी, आप और कांग्रेस ने कमर कस ली और शुरू हो गया दिल्ली का दंगल। दिल्ली दिलवालों की, इन्हीं दिलवालों के दिल पर राज करने के लिए सियासतदान तैयार थे। हो भी क्यों ना, आखिर इन्हीं सियासतदानों ने अकेला छोड़ा था दिल्ली को। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो देखेंगे कि आज तक भारत पर उसी ने लंबे वक्त तक शासन किया जिसने दिल्ली को जीता। चाहे वो मुगल हो या फिर अंग्रेज, हर किसी की ख्वाहिश दिल्ली पर फतह करने की रही। कमल के राजा नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश की गद्दी तो जीत ली थी, लेकिन वो भी दिल्ली पर फतह करने के लिए आतुर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जीत का कारवां मतलब बिहार चुनाव, यूपी चुनाव तभी आगे बढ़ेगा जब दिल्ली के सिंहासन पर उन्हें जगह मिलेगी। इसलिए कमल के राजा ने पुरजोर कोशिश की कि वो दिल्ली को इंप्रेस कर सके। लेकिन याद रहे, जब जब जोड़ तोड़ की बिसात बिछी, तब तब दिल्ली ने अपना विकराल रूप भी दिखाया। तभी तो 49 दिन में झाड़ू ने दिल्ली से तौबा कर ली थी। तो वहीं दिल्ली के पुराने रखवाले कांग्रेस दल, जिसके हाथों में या यूं कहें पंजे में एक दशक से ज्यादा तक दिल्ली रही, अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ गए दिल्ली को इंप्रेस करने के लिए। दिल्ली को अपना बनाने की चाहत लिए सभी दल गली गली घूमने लगे। रैलियों और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया। चुनावी चकल्लस चरम पर था। महज 2 दिन बाद दिल्ली के दंगल में तब दिलचस्प मोड़ आया जब बीजेपी ने सियासी शतरंज में केजरीवाल के सामने किरण बेदी को लाकर खड़ा कर दिया और मुश्किलें बढ़ा दी जनता की। दिल्ली रण में किरण, जिसकी रोशनी की चकाचौंध ने चुनावी चकल्लस के चर्चे में 4 चांद लगा दिए। कमल की करिश्माई जीत ने किरण को रोशनी दी या किरण से कमल अपनी सियासी सुंदरता को सजाना चाहा। इस सियासी सवाल में केजरीवाल का दिल, दिमाग और मन उलझ गया, लेकिन आम जनता के दिल, दिमाग और मन में उम्मीद की नई किरण बेदी आ गई। पर्दे के पीछे की कहानी कमल और किरण दोनों की अलग है, लेकिन दोनों की जोड़ी ने दिल्ली की सियासत में उस क्लाइमेक्स की ओर इशारा कर दिया जिसमें दिल्ली सचिवालय की खाली कुर्सी पर किरण विराजमान हो सकती हैं। बीजेपी ने बेदी पर बड़ा दांव खेला। बीजेपी केजरीवाल की काया, माया और छाया को किरण की छवि से ढकने में जुट गई। बीजेपी को नई किरण मिलने के बाद आप उम्मीद की नई रोशनी तलाशने में जुट गई, क्योंकि आप एंड केजरीवाल के लिए चुनावी डगर में किरण के आने के बाद मुश्किलें बहुत थी। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन आपकी नेता शाजिया इल्मी ने आपका दामन छोड़कर बीजेपी का साथ ले लिया। बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला था। चुनावी उफान एकदम चरम पर था। दिल्ली में बीजेपी का चुनावी बिगुल अब सबसे तेज बज रहा था। किरण और शाजिया के बीजेपी में आने के बाद सबसे हताश आप थी।
आप संस्थापक अरविंद केजरीवाल के साथ अन्ना के आंदोलन में दोनों की भागीदारी थी और अब दोनों केजरीवाल की विरोधी पार्टी बीजेपी के साथ आ गई। यही सवाल केजरीवाल को परेशान किए हुए था। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर भी जंग छिड़ी। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने ट्वीट किया कि चलो अन्ना के सब बच्चे सेट हो गए। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, बिखरी हुई, हारती हुई, दिशाहीन और आपस में लड़ती हुई दिल्ली भाजपा के जहाज को क्या किरण जी बचा पाएंगी? ये असल प्रश्न है। आप नेता और कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर अंदर का गुबार निकाला, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। पार्टी में शामिल होते ही शाजिया ने बीजेपी की तारीफों के पुल बांधे, साथ ही उन अटकलों को भी तोड़ा कि वो किसी पद के लोभ में भाजपा में शामिल हुई हैं। शाजिया ने चुनाव नहीं लड़ा बल्कि संगठन में रहकर बीजेपी के लिए प्रचार किया। महज 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई किरण बेदी को बीजेपी ने रणनीति के मुताबिक दिल्ली का सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। सबने कहा कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केजरीवाल को भी कहीं न कहीं इससे बहुत बड़ा झटका लगा। बीजेपी में 2 दिन पहले शामिल हुई किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किए जाने को लेकर पार्टी के कुछ नेता नाराज दिखे, तो उधर किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने पर अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि पार्टी में शामिल होने से पहले बेदी ने उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया। किरण बेदी और साजिया इल्मी के बीजेपी में शामिल होते ही मानो बीजेपी को उड़ाऊ पंख लग गए। इधर कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साध दिया। अजय माकन ने कहा, केजरीवाल अपने वादों से पलटने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस एक बुक जारी करेगी जिसका शीर्षक होगा 49 दिनों की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। 49 दिनों की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल, बेनकाब केजरीवाल। अब दिल्ली की राजनीति में लड़ाई चेहरों के इर्द गिर्द घूमने लगी। आप के अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की किरण बेदी और कांग्रेस के अजय माकन, जंग छिड़ गई थी। सियासत और ज्यादा सियासी हो गया था। चुनावी गेम में कांग्रेस की स्लो स्पीड को देखते हुए कयास लगने लगे कि कांग्रेस अब कहीं भी लड़ाई में नहीं है। मुकाबला सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और किरण बेदी के बीच में है। और हुआ भी यही। केजरीवाल बनाम किरण बेदी का मुकाबला हो गया। अजय माकन फील्ड से गायब हो गए और पोस्टर वॉर का दौर शुरू हो गया। दिल्ली दंगल का प्रचंड आरंभ हो गया था। राजनीतिक पंडितों ने अनुमान लगाया कि दिल्ली का रण सिर्फ बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी या किरण बेदी बनाम अरविंद केजरीवाल के बीच सिमट गई है और कांग्रेस दूसरे राज्यों के चुनाव की तरह दिल्ली से भी गायब हो गई है। अब बारी थी दांवपेच की। नए दांवपेच में आपने हमेशा की तरह ऑटो का ही सहारा लिया। ईमानदार केजरीवाल, अवसरवादी बेदी, 3 पहिए के पीछे चस्पा ये पोस्टर सियासत के पहिए को खूब घुमाया। हालात इस कदर बदले कि आपने बेदी, बिन्नी, शाजिया के जवाब में जगदीश मुखी के चेहरे वाला पोस्टर हटाकर किरण बेदी के चेहरे का पोस्टर चस्पा कर दिया। 3 पहिए के पीछे चस्पा पोस्टर घूमते घूमते बीजेपी के पास गया तो बीजेपी ने सियासी पहिए को घुमाते हुए पोस्टर आपको ही चस्पा दिया। सवाल उठा कि केजरीवाल की राजनीति का अंदाज धरना और पोस्टरबाजी है, तो ऐसे में जनता केजरीवाल की ईमानदारी पर मुहर लगाएगी या पोस्टरबाजी की हवा निकालेगी? दिल्ली के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दस्तक दी। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर की तरह दिल्ली में भी दनादन रैलियां की। कांग्रेस को तो कोसा ही कोसा, लेकिन आम आदमी पार्टी पर भी नरेंद्र मोदी ने तीखे वार किए। बेदी को मोदी ने आगे किया और जनता के सामने उम्मीद की एक नई किरण दी। इसके बाद दिल्ली महासंग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतर गए। आपको घेरा, कांग्रेस को घेरा और जनता को सियासत का मतलब भी समझाया। करप्शन हर चुनाव में ऐसा मुद्दा है जो हर बार उछलता है। मोदी ने भी इस मुद्दे को उछाला
क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय भी किया था। देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या गरीबों के पास एक अदद घर का न होना, तो इस मुद्दे को भी नरेंद्र मोदी ने छुआ और ऐलान कर दिया कि सबको पक्का मकान मिलेगा। मोदी की रैलियों का सिलसिला चल पड़ा। आप और बीजेपी भी रैलियों की जोर आजमाइश में जुट गई और दिल्ली की जनता ने बड़ी होशियारी से सबको सुना और देखा और 7 फरवरी को अपना निर्णय ईवीएम में बंद कर दिया। दिल्ली की रैलियों में अब चुनावी वादों और घोषणाओं का दौर शुरू हो गया। तमाम दावे और वादे किए जाने लगे। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट लाया तो आप और कांग्रेस ने घोषणा पत्र। लेकिन आखिर ये घोषणा पत्र है क्या, आइए देखते हैं। दरअसल चुनावी वादों का एक साधारण सरल सा गणित है, जिसका मकसद केवल वोट जुटाना और बस वोट जुटाना। इसके अलावा इन वादों का और कोई मकसद नहीं, इसलिए लोग इन्हें चुनावी वादे कहते हैं। वास्तव में चुनाव के समय नेताओं के झूठ बोलने की परीक्षा होती है। सभी सियासी दल ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि कौन कितना कुशल नायक है और कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन कितने घड़ियाली आंसू बहा सकता है और कौन कितना जनता को भावुक कर सकता है। जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है वो चुनाव जीत जाता है। पहले राजनीति में अभिनेताओं को लाया जाता था, पर अब सभी राजनेता खुद अभिनय करना सीख गए हैं। कई बार ये वादे इस तरह के हो जाते हैं कि जिनका पूरा होना संभव ही नहीं है, और कई बार पार्टी के स्टार प्रचारक प्रत्याशी की सभा में ये घोषणा कर देते हैं कि अगर ये जीत गए तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। नेता इस मुगालते में रहते हैं कि हमारी जनता भोली भाली है, वादों से केवल जनता को बहलाना ही तो है, इसलिए वो वादों की बौछार करते हैं। आम जनता की समस्या है स्कूल और अस्पताल में प्रवेश न मिलना, विवाह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का न मिलना, जमीन मकान फ्लैट की रजिस्ट्री कराना, गैर कानूनी तरीकों का सहारा लिए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। ये सभी नाको चने चबाने जैसा है। घूस दिए बिना सरकारी बाबुओं से काम कराना संभव नहीं है, लेकिन चुनावों के दौरान इन मुद्दों की कोई खास चर्चा नहीं होती। केंद्र और राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कानून बने हैं, लेकिन आम नागरिकों का जीवन पहले की तरह ही जटिल और चुनौतीपूर्ण नहीं है। सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटाने की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और कई बार जनता को इससे काफी उम्मीद भी होती है कि पूरा नहीं तो थोड़ा ही सही भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लेकिन किसी भी दल ने ये नहीं बताया कि सत्ता में आने के बाद वो इसके लिए कौन सा कदम उठाएंगे। चुनावी प्रचार चरम पर था कि तभी अचानक कभी केजरीवाल के सहयोगी रहे आवाम ने केजरीवाल एंड कंपनी को फंड के फेर में लाकर खड़ा कर दिया, जिसे आवाम ने बोगस फंडिंग कहा। तो यही फंडिंग केजरीवाल के लिए डर्टी फंडिंग साबित हुआ। दिल्ली दरबार की लड़ाई में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पोस्टर वार के साथ जुबानी अस्त्र शस्त्र भी निकल रहे थे। ईमानदार या अवसरवादी की हुंकार में हंगामा हो रहा था। डिबेट और डिलीवरी के बीच सियासत हिचकोले ले रही थी। तभी अचानक आवाम की आवाज आई। इस आवाज की तरंग में आपका चुनावी रंग फीका हो गया। सियासी जंग में आप पर वो कालिक लग गई जिस कालिक को आप हमेशा दूसरे दलों पर लगाया करती थी। आप पर आवाम का आरोप पार्ट 2 भी आया। दिन मंगलवार था, लेकिन इन आरोपों से आपका मंगल होता नहीं दिखा, बल्कि पार्टी को हर जगह जवाब देना पड़ा कि डर्टी डोनेशन का कनेक्शन क्या है। अब कालिक लगी तो सफाई का दौर शुरू हुआ और झाड़ू आपके आम नेता नहीं बल्कि खास नेताओं ने थाम ली। सफाई तो करनी थी, खुद पर लगे दाग की, बेईमानी की शाख की। आरोप तो आप पर लगे हैं, पर आपने तो जांच की आड़ में सबको घेर लिया। पत्र लिख दिया। एक पत्र जनता के नाम भी लिख देते और बता देते कि सियासी कालिक में आप सफेद हैं, उज्जवल है, स्वच्छ है। हालांकि आपने तो आरोप का इमोशनली जवाब भी दिया था, भावनाओं को शब्दों में पिरोकर बहा दिया था,
लेकिन आरोप की कालिक भावनाओं के रंग से नहीं, ठोस सबूत की सफेदी से मिटती। खैर, जनता तो जानना चाहती थी, कहां है वो सफेद सबूत जो काले झूठ को मिटा दे, दाग हटा दे, साख बचा ले। प्रचार के आखिरी दिन भी जमकर बयानबाजी हुई, क्योंकि वोटरों को लुभाने का वो अंतिम पड़ाव था। जरा उस दिन को याद करते हैं, क्या हुआ था उस दिन। देश की राजधानी पर राज करने के लिए राजनीति का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। पर्व प्रजातंत्र का है, लोकतंत्र का है, सियासत की नुमाइश है, दलों के बीच जोर आजमाइश है। भागीदारी आवाम की होगी, चुनाव हुक्मरान का होगा। 10 तारीख को जब नतीजा आएगा, बहन किरण जी के नेतृत्व में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान आरंभ कर देंगे। हम एक पल भी विराम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें 5 साल में 16 साल का गड्ढा भरना है। 16 साल की गलतियों को मिटा करके सही दिशा में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मोदी ने 16 सालों की बर्बादी का हवाला देकर वोट मांगा, तो पलटवार 15 साल वालों ने भी किया। कहा, हाँ कुछ गलती हुई है, लेकिन एक मौका फिर दे दो। 15 साल दिल्ली को हमने बदल डाला, जरूर कमियां रही, और मैं सोचता हूं कि उन कमियों को हमें पूरा करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में हर एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी छत का अधिकार दे। दिल्ली में एक व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए जिसके सिर के ऊपर एक मजबूत छत ना हो और जिसका अपनी जमीन पे हक ना हो। हम ये दिल्ली के लिए सपना देखते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 साल के अंदर हम पूरी दिल्ली को मालिकाना हक दे के दिखाएंगे। पलटवार तो 1 साल वालों ने भी कर दिया कि हाँ हमसे भी गलती हुई, और बात करते करते फ्लैशबैक में भी चले गए। दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी उन दिनों में, महंगाई बंद कर दी थी उन दिनों में, सब्जियां सस्ती थी। मैं एक एक सब्जी के ऊपर नजर रखा करता था कि गरीब आदमी कभी पिस न जाए। खाने पीने की चीजें भी सस्ती थी, बिजली के दाम आधे कर दिए थे, पानी मुफ्त कर दिया था दिल्ली में। फिर अपने पास पूर्ण बहुमत नहीं था, कांग्रेस वाले काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। अब 7 तारीख को दोबारा चुनाव है, और मेरी आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप लोग फिर से जैसे पिछली बार सपोर्ट किया था उसी तरह से दोबारा सपोर्ट करेंगे। डर्टी डोनेशन पर भी केजरीवाल ने सफाई दी, जांच करा लो, गिरफ्तार कर लो। हवाला का पैसा चेक से कब से आने लग गया, एक एक पैसे का हिसाब किताब हमने वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। कल वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, बोले केजरीवाल को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं वित्त मंत्री जी को चैलेंज करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी अगर मैंने एक भी पैसे की चोरी करी है मेरे को अभी जेल भेजो, अभी मेरे को उठा के यहाँ से जेल भेज दो। झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये जांच नहीं कराएंगे। इनको पता है जांच कराएंगे तो दूध का दूध, सच का सच आ जाएगा। कुछ भी नहीं आरोप हमारे खिलाफ, हमने एक पैसे की मैंने चोरी नहीं की। अपना तन मन धन परिवार बच्चे सब कुछ मैंने देश के लिए दांव पे लगा रखा है। दोस्तों, मोदी ने भी चुनावी रैली में चंदा का फंदा मजाकिया लहजे में उठाया और कस दिया आप एंड केजरीवाल पर। कुछ हमारे मित्र लोगों ने भी फोन किया, उन्होंने कहा मोदी जी आपने भी क्या कोई डोनेशन दिया है क्या, आपने भी डोनेशन। मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ? अरे बोले आपके नाम पर वो वेबसाइट पे दिख रहा है कि आपने फलानी पार्टी को डोनेशन दिया है। तो मैंने जरा जानकारी पाई तो मैं तो हैरान हो गया। महात्मा गांधी ने भी डोनेशन दिया है, ओबामा ने भी डोनेशन दिया है। ये कैसे लोग हैं जी? आप इस प्रकार के झूठ और फरेब को सार्वजनिक जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी तो भावुक ही हो गई। लगता है राजनीति सीख गई है, नेतागिरी जो आ गई।
मेरे पास शब्द नहीं है, जिस तरीके का प्यार मिल रहा है मेरे पास शब्द नहीं है इनका धन्यवाद करने का। अब मैं इनको प्यार दूंगी, ये सरकार प्यार देने वाली आएगी, जो जनता को प्यार देगी, उसका ख्याल रखेगी, उसका ध्यान रखेगी, उसकी सेवा करेगी, ईमानदारी के रूप में ईमानदारी से करेगी। ये बहुत बड़ा विश्वास है। आपसे सियासत सीखने के बाद शाजिया बीजेपी में तो शामिल हो गईं, और अब सुनिए जरा आप पर कैसे बरस रही हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि झुग्गी वालों से कैसे मिल रहे हैं 50-50 लाख रुपए, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। जो पार्टी अपने को ईमानदार बताती थी, उसी की ईमानदारी पर इतना बड़ा कलंक लग रहा है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जवाब देते नहीं बन रहा। और अब उन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, रोज नई नई बातें। कभी दिल्ली स्टेटहुड की बात कर लो, कभी ईवीएम की बात कर लो, किसी तरह से ध्यान बटे। हम ध्यान बटने नहीं देंगे। ईमानदारी का चोगा पहन के ही घूमते हैं ये लोग। ये जवाब तो दें इस बात का। इस बीच दिल्ली की सियासत में लेफ्ट पार्टी भी कूद पड़ी। लक्ष्य बीजेपी को हराना है, आपको जिताना है। हम अपने पार्टी मेंबर्स को कह रहे हैं, जहां हमारे 15 सीट के बाहर लोग हैं, उनको हम कह रहे हैं आपको दीजिए, बिकॉज हम भाजपा को हराना चाहते हैं। और पिछले बार लोकसभा चुनाव में भी यही, क्योंकि लेफ्ट का कहीं भी कैंडिडेट नहीं था, तो हमारी पार्टी ने वहां फैसला किया दिल्ली में कि हम आपको वोट देंगे। अब बीजेपी को हराने की बात चली है तो मोदी ने चुनावी सर्वे पर भी चुटकी ले ली। बड़े विश्वास के साथ सीना तान करके कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे। सर्वे, बनारस का सर्वे, जब मैं बनारस में लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, टीवी में, अखबारों में बार बार बनारस का सर्वे दिखाया जाता था और उस सर्वे में आता था मोदी बुरी तरह हार जाएगा। किसी ने तो कह दिया था 3 लाख वोट से हार जाएगा। ये कौन उनके लोग हैं पता नहीं जी। राजधानी में चुनाव है तो बात पूर्वोत्तर राज्यों की भी हो रही है। आखिरकार पूर्वोत्तर राज्यों का एक बड़ा तबका दिल्ली से जो जुड़ा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को भड़काने के लिए प्रयास हो रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि जो शब्द लिखा गया गलत था। पार्टी ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन देश का एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मैं मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को कहना चाहता हूं, मैंने ठान के रखी है, हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट का विकास पिछले 60 साल में नहीं हुआ है, उससे ज्यादा कर करके मैं देने वाला हूं। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। तो भाई, दिल्ली दरबार की लड़ाई में आज की रैलियों का अंत हो गया। कल नए दिन के साथ ही प्रचार का आखिरी दिन होगा। कल तक मौका है जनता को लुभाने का, वायदों के पिटारा खोलने का, वायदा खिलाफी याद दिलाने का। फिर तो जनता ही जनार्दन होगी। यही शाश्वत सत्य है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस चुनावी गर्मा गर्मी के बीच दिल्ली में लहर केजरीवाल की भी थी तो लहर किरण बेदी की भी थी। लहर एक ऐसे शख्स की भी थी जो पूरे देश से अकेले बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लेकर आया था, नरेंद्र मोदी। ऐसे में दिल्ली की जनता ने किसे सत्ता सौंपी है, बस जरा इंतजार कीजिए।